हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जावा का फीचर्स ऑफ जावा पार्ट 2। और इसी वीडियो में मैंने फीचर्स ऑफ जावा कंप्लीट कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने 4 फीचर्स पढ़ लिए थे जावा के। वो 4 फीचर कौन कौन से थे? सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल, एक ही में कर लिया था हमने उसको, और रॉबस्ट। अब फिफ्थ फीचर जावा का कौन सा आता है? वो है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। देखिए, आर्किटेक्चर जैसा कि अपन ने पढ़ा भी था, सब्जेक्ट होता है अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का सेंस क्या होता है? सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस पे अगर कोई चीज़ डिपेंड करती है तो वो होती है आर्किटेक्चर डिपेंडेंट, और अगर डिपेंड नहीं करती है तो वो होता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड नहीं करती है। कैसे नहीं करती है? देखिए, सी प्लस प्लस में जो है, सी प्लस प्लस में इंट वेरिएबल जो है, जैसा कि मैंने बता भी रखा है यहाँ पे, इंट वेरिएबल सी प्लस प्लस में, ये देखिए, इंट वेरिएबल जो है वो 32 बिट आर्किटेक्चर में तो कितने साइज का होता है? वो 2 बिट का होता है। और 64 में 4 बिट का होता है। ये देखिए, 2 बिट 32 बिट के लिए और 4 बिट 64 बिट के लिए। बट जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में इंट वेरिएबल का साइज फिक्स्ड है, चाहे वो 32 बिट आर्किटेक्चर हो या 64 बिट आर्किटेक्चर हो, इसकी साइज हमेशा कितनी रहती है? 4 बिट ही रहती है। और अगर मान लीजिए मैंने मेरे सिस्टम में कुछ अपग्रेड करने की कोशिश करी है, जैसे मैं रैम पहले 8 GB यूज़ करता था और अब मैंने ले ली 16 GB। मैं पहले प्रोसेसर जो था वो मेरा लो प्रोसेसर था, अब मैंने थोड़ा हाई प्रोसेसर ले लिया। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए मेरा पहले 32 बिट था, अब मैंने 64 बिट, वही एग्जांपल ले लिया। तो जो प्रोग्राम मैंने पहले इस वाले ओल्ड स्पेसिफिकेशन पे चलाया है, वही प्रोग्राम मेरे इस पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंपाइल एंड रन होगा, अगर वो प्रोग्राम जावा का है तो। इस वजह से हम क्या कहते हैं जावा को? आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटेड। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड। जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? जैसे सी और सी प्लस प्लस क्या थी? कंपाइल्ड लैंग्वेज थी। वो क्या थी? कंपाइलेशन बेस्ड थी, उन पे कंपाइलेशन होता था और वो पूरा एक साथ कंपाइल हो जाती थी। और क्या होता था? रन टाइम पे उनमें एरर आती थी। लेकिन जावा में क्या होता है? कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों होती है। कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। जेवीएम जो होता है वो क्या करता है? ओएस के साथ मिलके जावा की प्रोग्राम को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। जेवीएम डॉट क्लास फाइल को इंटरप्रेट करता है। हमें पता है डॉट क्लास में क्या होता है? बाइट कोड होता है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जावा इज ए कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट हैज बोथ फीचर्स। इसमें दोनों फीचर्स होते हैं। कौन कौन से? ये कंपाइलेशन भी करता है और इंटरप्रिटेशन भी करता है, जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है? जावा का प्रोग्राम जो है वो स्मूथली एग्जीक्यूट होता है। स्मूथली एग्जीक्यूट क्यों होता है? क्योंकि कंपाइलेशन के टाइम पे ही मोस्टली इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं। और इंटरप्रिटेशन के टाइम पे हम वो सब चीजें नहीं छोड़ते हैं जो कि हमें कंपाइलेशन के टाइम पे हटा लेनी चाहिए। अच्छा, फिर आता है हाई परफॉर्मेंस। जावा की परफॉर्मेंस जो होती है वो हाई होती है। हाई परफॉर्मेंस, आपको अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई जावा इज अ हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका आंसर ये होगा, ड्यू टू जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अगर बाइट कोड आ जाए आंसर में तो बाइट कोड, और जस्ट इन टाइम आ जाए तो जस्ट इन टाइम, दोनों आ जाए तो दोनों। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों आ जाए और फिर बोथ ए एंड बी नहीं आए। और फिर अगर ऐसा आ भी जाए कि मान लीजिए ऑप्शन में चार चार चीजें आ रही हैं, कंपाइलर, बाइट कोड, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, नन ऑफ दीज, तो अपने को उसमें जो प्रेफरेंस देनी है वो किसको देनी है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर को।
जस्ट इन टाइम कंपाइलर की वजह से क्या होता है, जावा हाई परफॉर्मेंस होता है, जावा हाई परफॉर्मेंस देती है। हाई परफॉर्मेंस, अब देखिए इसको अपन अच्छी तरह से समझते हैं कैसे देती है। एक सेकेंड। जस्ट इन टाइम कंपाइलर कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक जावा प्रोग्राम लिखा, क्लास ए बनाई मैंने, ठीक है। इसमें एक मेथड बना दिया मैंने, M1 मेथड, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हो गया। ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये मान लीजिए आपकी है 10 केस, 10 केस लाइन ऑफ कोड है। अब क्या होगा कि अपन जब इस, एक और क्लास बनाई अपन ने, एक और क्लास बनाई और उसमें क्या किया, क्लास बी, और इसमें हमने इस वाले को, इस वाले मेथड M1 को कॉल कराया। कितनी बार कॉल कराया, अभी आप सिंटेक्स पे मत जाइए कि सिंटेक्स कैसा लिख रहा हूँ मैं। सिंटेक्स के बारे में अपन मतलब अब जब प्रॉपर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, उसके बाद में हम सिंटेक्स को ध्यान में रखेंगे। अभी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। M1 M2 और M3, M1 मतलब ये कितनी बार कॉल करा लिया अपन ने, 3-4 बार इसको कॉल करवा लिया। अब क्या होता है, ये मान लीजिए बंद कर दिया अपन ने। अब क्या होता है कि ये क्या होगा, इंटरप्रेटर जब यूज काम करेगा, जेवीएम में इंटरप्रेटर जब काम करेगा, तो जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, कौन सा, M1 मेथड, तो ये यहाँ पे कंट्रोल, जब यहाँ से ये कॉल होगा, तो ये कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, और ये सारी लाइन 10 केस लाइन एग्जीक्यूट होंगी। फिर ये मेथड इन्वोक हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, फिर मेथड इन्वोक हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी। ऐसा करने से क्या होता है, क्या हो रहा है, हमारे प्रोग्राम में जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है, घट रही है। मतलब ये बार बार एक ही को, एक ही लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसा कुछ कंसेप्ट हो कि ये बार बार ये लाइन बार बार एग्जीक्यूट होने के बजाय एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाए, और वो कहीं से कॉपी हो जाए, और वो पहले का जो कोड है वही वापस चल जाए। तो इस कंसेप्ट को, इस चीज को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जैसे ही जस्ट इन टाइम कंपाइलर में क्या होता है, एक क्या लगा होता है, काउंटर लगा होता है। तो ये देखता रहता है इसमें, मतलब ये जावा की इंटरनल जो है वो प्रोग्रामिंग है। ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई लाइन ऑफ कोड तो नहीं है जो बार बार इन्वोक हो रहा है। जब ये देखेगा M1 इन्वोक हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो वो काउंटर कितना हो जाएगा, पहले ही 0 होता है, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिएगा दोबारा हो रहा है, ये 2 हो जाएगा काउंट। फिर देखिएगा फिर से हो रहा है, 3 हो जाएगा। 3 पे ये क्या करेगा, जस्ट इन टाइम इन्वोक हो जाएगा। इन्वोक होने का मतलब ये पिक्चर में आ जाएगा, और ये क्या होगा, मतलब एक्शन में आ जाएगा। और ये क्या करेगा, इस वाले M1 मेथड को बार बार वहां से कॉल होने के बजाय यहीं से मेमोरी में लोड करने लग जाएगा। इससे क्या होगा, इससे अपनी स्पीड फास्ट हो जाएगी और परफॉर्मेंस सुधरेगी। अभी आप इसको इतना ही समझ लीजिए, अगर आपके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है तो हम बाद में इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम क्या होता है, अगर कोई रिपीटेटिव लाइन ऑफ कोड्स यूज हो रहा है प्रोग्राम में या हमारे सॉफ्टवेयर में, तो उसको क्या करता है, ये बार बार उस कोड को एग्जीक्यूट कराने के बजाय उसको फिर खुद इन्वोक होके और उसको कंपाइलेशन में डाल देता है और खुद उसको चलाने लग जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में आता है सिक्योरिटी। जावा सिक्योर लैंग्वेज है। सिक्योर लैंग्वेज कैसे है जावा, देखिए जावा सिक्योरिटी वाइज कैसे है, एक अच्छी लैंग्वेज कैसे है, इसको अपन समझते हैं। देखिए, एक सेकंड। हम्म कोई और लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ होता है तो वो कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कोड है और ये कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद में ओएस के पास गया। ओएस ने, जैसे ये मान लीजिए कोड, ओएस ने इसको चेक किया, इस कोड को, और इसको मेमोरी में लोड कर दिया, मेमोरी में लोड कर दिया, और सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये काम होता है, ठीक है। अब ये चेक क्या करेगा,
इस कोड में क्या चेक करेगा, मान लीजिए सिस्टम शटडाउन करने का कोड कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा ना, या इससे नहीं समझेंगे तो आप अ, जैसे रिफ्रेश करते हैं अपन कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, या फिर कुछ भी मान लीजिए आप, शटडाउन का ही मान लीजिए, शटडाउन का कोड लिखा हुआ है, शटडाउन का कोड लिखा हुआ है, ओएस क्या करेगा, ओएस देखेगा अच्छा इससे रिलेटेड फंक्शन कौन सा है, इससे रिलेटेड फंक्शन ये है कि ये सिस्टम को शट डाउन करता है, इसको हम कोड को इस फंक्शन को मेमोरी में लोड कर दो, या और सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर देगा और हमारा सिस्टम सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। इसने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, वेरिफिकेशन किया है इस कोड का, इस कोड का ओएस ने यहाँ सिर्फ वेरिफिकेशन किया है, इसने ऑथेंटिकेशन नहीं किया है। क्या नहीं किया है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन नहीं किया है। इसने ओएस ने सिर्फ वेरीफाई किया है कि ये कोड जो लिखा हुआ है ये किसके लिए काम आता है, ये बस इसके लिए काम आता है। उसने देखा अंदर कोड में क्या लिखा हुआ है, इसने नहीं देखा, डायरेक्ट ये देखा कि क्या कोड क्या काम आता है, शटडाउन काम आता है, मेमोरी में लोड कर दो और सीपीयू एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में ये काम कैसे होता है, जावा में हम जानते हैं ये अगर कोड लिखा हुआ है, पहले तो ये कंपाइल होगा, एक सेकंड में डॉट जावा ही लिख देता हूँ इसको। हाँ, डॉट जावा, ये डॉट जावा फाइल है, पहले तो ये कंपाइल होगी, कंपाइल होगी, डॉट क्लास फाइल बनेगी, डॉट क्लास फाइल बनेगी, जो कि क्या होता है, बाइट कोड, पता है हमें बाइट कोड होता है। अब ये बाइट कोड जो है, ये बाइट कोड बन गया। अब ये बाइट कोड बन गया ना, तो ये जाएगा जेवीएम के पास में, और जेवीएम के पास में जाने के बाद, जेवीएम के पास में जाने के बाद ये जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जे आर ई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट में जाएगा। जावा रन टाइम एनवायरमेंट में क्या क्या होता है, एक तो होता है गार्बेज कलेक्टर जो मेमोरी मैनेज करता है, गार्बेज कलेक्टर होता है जो मेमोरी मैनेज करता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सिक्योरिटी पॉलिसीज, जावा की खुद की क्या होती है, एस सी सी यू आर, सिक्योरिटी पॉलिसीज लिख लीजिए आप, हालांकि एस सी यू आर आई टी वाई, सिक्योरिटी पॉलिसीज। और क्या होती है, सिक्योरिटी पॉलिसीज के अलावा गार्बेज कलेक्टर होता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, फिर हमारे पास आता है वही जीआईटी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि परफॉर्मेंस बढ़ाता है, और डॉट क्लास, ये नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लास फाइल वेरीफायर, वेरीफायर, ये सब चीजें होती हैं जावा में। अब ये क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल जो है ना, उनको वेरीफाई करेगा, उनके कोड को वेरीफाई करेगा डॉट क्लास फाइल वेरीफायर, कि ये क्लास फाइल्स जो हैं ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं। और गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा कोई डॉट क्लास फाइल पड़ी है, या फिर कोई मेथड पड़ा है, या फिर कोई क्लास फाइल पड़ी है जो यूज नहीं आ रही है, ऑब्जेक्ट बन के रह गया है, सॉरी ऑब्जेक्ट बन के अगर मेमोरी में पड़ा है, कोई यूज नहीं आ रहा, तो उसको कलेक्ट कर लेगा। जीआईटी अपने पढ़ाई था अभी, अभी पढ़ा था कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, जो रिपीटेटिव कोड होता है उसको बार बार एग्जीक्यूट ना करवा के खुद इन्वॉक हो जाता है, और उस कोड को एक बार में ही खुद लेके और फिर बार बार उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। इस तरह से सिक्योरिटी वाइज जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि इसमें डॉट क्लास फाइल वेरीफायर होता है, डॉट क्लास फाइल वेरीफायर होता है, जो कि सिक्योरिटी पॉलिसीज से मैच करवाते हैं पहले, कि हमारे सिक्योरिटी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इसकी कोडिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट कौन सा आता है सिक्योरिटी के लिए, जब हमने पढ़ाई था, क्या पढ़ा था, पॉइंटर्स, पॉइंटर्स इसमें बिल्कुल अवॉइड कर दिए गए हैं। किसमें? जावा में पॉइंटर्स क्या कर दिए गए हैं, अवॉइड कर दिए गए हैं। ठीक है। अब आता है, नेक्स्ट आता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी मतलब बहुत सारे, थ्रेड मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स। इसमें भी हम देखते हैं, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पेज और ऐड कर लीजिए,
ये देखिए, जैसे ये कोई प्रोग्राम है जावा का, इसमें ये नंबर ऑफ लाइन्स है बहुत सारी। मान लीजिए 1000 लाइन्स हैं वन की, ठीक है। अब वैसे बाय डिफॉल्ट तो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। जावा क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ये 1000 लाइन का है, ये आधा आधा बट जाए और एक साथ ही काम करे। जैसे हमारे पास दो सेपरेट कोड्स हैं, उन इसमें जो जो प्रोग्राम्स है, मान लीजिए आधा प्रोग्राम में कोई आधे प्रोग्राम में कुछ और कोड लिखा हुआ है, आधे में कुछ और कोड लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों कोड्स जो हैं वो साथ साथ चलें, साइमल्टेनियसली चलें, ठीक है। तो ये हमने ये लिख दिया। अब ये साइमल्टेनियसली चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि हमने इनको अलग-अलग थ्रेड्स में लिख दिया, अलग-अलग थ्रेड्स में बना दिया। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि है हमारा वर्ड। एमएस वर्ड में आपने देखा होगा, जब हम टाइपिंग करते हैं तो एमएस वर्ड पहली बात तो सॉफ्टवेयर है, उसका कोड लिखा ही गया होगा किसी न किसी लैंग्वेज में। वो भी मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती होगी। समझने के लिए हम ये ले रहे हैं कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है, ये समझने के लिए हम एमएस वर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं। उसमें देखिए, एमएस वर्ड जो होता है उसमें हम टाइपिंग करते हैं, तो उसके लिए भी कोड लिखा हुआ है कि इस तरह से टाइपिंग होनी चाहिए। साथ साथ में वो क्या क्या चेक करता रहता है, कि हमारी स्पेलिंग गलत नहीं हो जाए, है ना। चेक करता रहता है ना, जब एमएस वर्ड में हम कोई स्पेलिंग, मान लीजिए एप्पल की स्पेलिंग आपने लिख दी ALLPE, ये लिख दी, तो नीचे एक रेड लाइन आ जाएगी। तो ये वाला कोड भी उसके साथ ही चल रहा है, ये वाला थ्रेड भी उसके साथ ही चल रहा है कि आप कोई गलत लाइन ना लिख दें, गलत अक्षर ना लिख दें, गलत शब्द ना लिख दें, उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। और टाइपिंग का तो चल ही रहा है। फिर साथ साथ में सेव, कंट्रोल एस दबाते ही वो सेव हो जाता है। तो ये कई सारे थ्रेड्स आपस में एक साथ चल रहे हैं। तो यही कंसेप्ट जावा में होता है। जावा में हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को, जो ये बड़ा प्रोग्राम था, इसको दो थ्रेड्स में डिवाइड कर लिया। अब ये चलता रहेगा, अब ये थ्रेड्स में चलता रहेगा, ठीक है। ये होता है जावा में मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। ओके, अब आता है डायनेमिक। जावा क्या होती है, डायनेमिक होती है। डायनेमिक मतलब जावा जो है, जब हम जावा को यूज करते हैं तो जावा में वही क्लासेस लोड होती है मेमोरी में जो कि काम आ रही होती है, बाकी क्लासेस लोड नहीं होती हैं। कैसे? मान लीजिए आपने ये क्लास ए बनाई, क्लास ए, इसमें कुछ आपने लिखा, क्लास ए बनाई, इसमें कुछ आपने बनाया। एक क्लास बी बनाई, इसमें आपने, ये मान लीजिए कोई मेथड बनाया आपने, एक M1, ठीक है। दूसरा पेज ले लेता हूँ, बल्कि हम्म, जावा में, जावा फीचर्स करने के बाद हम डायरेक्ट प्रोग्राम्स पे आ जाएंगे, वही इसका मेन पार्ट है। तो ये आज अपन फीचर्स कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म, मान लीजिए मैंने ये क्लास बनाई, ये क्लास ए, ठीक है। इस क्लास में एक मेथड बनाया एम। मेथड क्या होते हैं, फंक्शंस ही होते हैं मेथड। और ये क्लास बंद कर दी। अब मैंने बनाई क्लास बी, जिसमें मैंने कुछ भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और लिख दिया हाय, ठीक है। अब अगर हम, और इसी क्लास में हमारा क्या है, मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही मेन क्लास है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हर क्लास की डॉट क्लास फाइल बनती है, तो इसकी भी डॉट क्लास फाइल बनेगी और इसकी भी डॉट क्लास फाइल बनेगी, ठीक है। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे, मतलब इस पूरे को रन करवाएंगे, तो मेमोरी में जब मेन फंक्शन वाली क्लास ही रन होती है, पहली बात तो। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है बस सिर्फ सिंपल इसको रन करवाया, तो प्रिंट हो जाएगा हाय। लेकिन
लोड कौन सी क्लास होगी? सिर्फ क्लास बी ही मेमोरी में लोड होगी। क्यों? क्योंकि क्लास बी के अंदर मेन फंक्शन है और मेन क्लास ही लोड होती है। इस क्लास को हमने कहीं यूज ही नहीं किया है, तो ये लोड ही नहीं होगी। अगर इसको हम यूज कर लेते, मान लीजिए यहाँ पे हमने इस मेथड को भी ले लिया है काम में, इस मेथड को भी काम में ले लिया, तब ये क्लास भी लोड हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि डायनेमिकली क्लासेस लोड होती हैं जावा में, डायनेमिकली लोड होती हैं सारी क्लासेस। एक प्रोग्राम में मान लीजिए 50 क्लास है, तो 50 की 50 क्लास एक साथ लोड नहीं होंगी मेमोरी में। क्लासेस कौन सी लोड होंगी? जो कि प्रोग्राम में काम आ रही है वही क्लास लोड होंगी। इसलिए ये देखिए, ये लिखा हुआ भी है, क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। क्वेश्चन आ जाए कि क्लासेस लोडेड ऑन डिमांड, ये कौन सी लैंग्वेज का फीचर है? तो क्या है? जावा का फीचर है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएगा नहीं, क्योंकि जावा ही है हमारे कोर्स में। तो कहने का मतलब डायनेमिक, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वाई जावा इज डायनेमिक, फिर ऑप्शन आ जाए बहुत सारे कि ड्यू टू जेवीएम, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के कारण, या फिर लोडेड ऑन डिमांड के कारण। तो लोडेड ऑन डिमांड के कारण जावा क्या है? डायनेमिक। ठीक है। बस हो गया ये। ठीक है। अब एक और बच गया है फीचर हमारा, वो देख लेते हैं अपन। डिस्ट्रीब्यूटेड जावा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक सेकंड। डिस्ट्रीब्यूटेड का सेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड जैसा कि अपने को नाम से ही पता लग रहा है कि भाई अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है किसी प्रोग्राम को, वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जावा से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे कि हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो ऐसा होता है ना कई बार कि सर्वर बिजी आ रहा है, या फिर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो कई बार आता है कि सर्वर बिजी आ रहा है, अभी तो वो एप्लीकेशन नहीं चल रही है। तो वो क्यों नहीं चल रही होती है? वो डेटा जाके हमारा सेव नहीं हो रहा होता है सर्वर पे, सर्वर बिजी आ रहा होता है। ऐसा अगर हम कर दें कि वो सर्वर ही दो बना दें, दो बना दें, तीन बना दें, है ना, और वो यूजर जो है वो उससे डेटा लेते रहें। यहाँ पे जो यूजर है, यहाँ पे जो यूजर है, वो उनको पता ही नहीं हो कि ये हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म जो उठ के आ रहा है वो कौन से सर्वर से आ रहा है। ये सर्वर आपस में कनेक्टेड रहे। अगर ये बिजी आ जाए, इससे काम चल जाए, ये बिजी आ जाए तो इससे काम चल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। तो जावा क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। जावा के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और उसको बनाने के काम में जो टेक्निक आती है उसका नाम क्या होता है? रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ये डिटेल में आएगा हमारे बाद में। अभी हमने अपने को यही याद रखना है कि रिमोट मेथड इन्वोकेशन एंड एंटरप्राइजेस जावा बीन्स, ये किस काम में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बनाने के काम में आते हैं। ओके। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ जावा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जो भी फीचर में दिक्कत हो, जिस भी फीचर जावा के फीचर में दिक्कत हो कि ये फीचर हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके शेयरिंग से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस और लाने का। हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली। और बस अब ये थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में जावा प्रोग्राम्स एंड क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। ओके। थैंक यू।